Today's lecture, it is divided into three parts. The first thing, it is the meaning of the discipline itself, कि आपके पास जो है एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है. ठीक है, हम वर्डली मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, इसके ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल सी कि इसको अलग अलग थिंकर्स ने किस तरह से इसको डिसाइफर किया है, इसके मीनिंग को. देन आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह से ये डेवलप हुआ है, ये डिसिप्लिन किस तरह से डेवलप हुआ है, और इस डिसिप्लिन का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से इट वाज लिंक्ड टू द डिसाइफरिंग ऑफ दिस मीनिंग इटसेल्फ. ठीक है, इसके साथ ही ये लिंक्ड था. फिर उसके बाद जो तीसरी चीज है, वी विल बी डीलिंग विद द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, हर एक डिसिप्लिन का एक नेचर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, इट डील्स विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसको जो है वो बड़ा माना जाता है. ठीक है, और सोसाइटी को एक पार्ट माना जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का. सिमिलरली सोशियोलॉजी के अंदर होता है कि हम जो है वो सोसाइटी को बड़ा मानते हैं, और जो कल्चर है बाकी चीजों को जो है वो पार्ट मानते हैं. ठीक है, इन एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हम जो है वो बेसिकली सबसे बड़ा जो है वो कल्चर को मानते हैं. ठीक है, और बाकी सारी चीजों को कल्चर का एक छोटा सा पार्ट की तरह से जो है वो देखा जाता है. और ये भी बिल्कुल सच नहीं है. जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डेवलप हुआ है, वैसे वैसे आपके पास जो है वो आपके पास वी हैव इवॉल्व्ड द बायोकल्चरल अप्रोच, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो है वो इंसान की बायोलॉजी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सामान्य दर्जा जो है वो एक इक्वल रिलेशनशिप जो है वो उसके अंदर रखा है. ठीक है, सो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इट इटसेल्फ हैज इवॉल्व्ड. और अगेन जो सबसे बड़ी बात इस डिसिप्लिन के अंदर आती है वो ये है कि इसकी रूट्स जो है वो ज्यादा गहरी नहीं है. ठीक है, रूट्स they are not in the 17th century or 18th century or 19th century, nahi, they are in the 20th century itself. This is one of the reasons why most of the universities they do not have master's degree in anthropology. बहुत कम यूनिवर्सिटीज मिलेंगी. अगर यूनिवर्सिटीज के पास डिग्री भी होगी, इट विल बी सोशियोलॉजी प्लस सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, तो हर एक यूनिवर्सिटी के पास ये डिग्री ना होने का कारण भी यही है, दैट द डिसिप्लिन इट इटसेल्फ इज वेरी यंग. ठीक है, और इवेंचुअली इसी चीज के ऊपर जो है वो शेफलर भी कहते हैं दैट एंथ्रोपोलॉजी इट बेयरली सर्वाइव्स इटसेल्फ और इट बेयरली सब्सटेंशिएट्स इटसेल्फ एज अ डिसिप्लिन. ठीक है, रादर इट इज द अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स. बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे जो है वो आपके पास एक होलिस्टिक अप्रोच की कमी आपको दिखना शुरू हो जाती है. तो इस होलिस्टिक अप्रोच की कमी को पूरा करने के लिए आप एंथ्रोपोलॉजी को बनाते हो, जिसके अंदर इट इज जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, जिसके अंदर अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास जो साइकोलॉजी है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपके पास बायोलॉजी है वो भी इन्वॉल्व है, जो सोशियोलॉजी है वो भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल साइंस है वो भी इन्वॉल्व है, मेडिकल साइंस है वो भी इन्वॉल्व है. ठीक है, हिस्ट्री है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी. ठीक है, एवरीथिंग विल बी इन्वॉल्व, रिलीजियस स्टडीज सब कुछ इसके अंदर जो है वो आ जाएगा. ठीक है, सो इवेंचुअली इसीलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, दैट हाउ इट हैज डेवलप्ड इन इटसेल्फ. चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं.
एंड यू ऑल आर हैविंग द नोट्स, और उन नोट्स को जो है वो एक बार रेफर करते रहिएगा। कल से मैं नोट्स को पहले आपको भेज दिया करूंगा, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज देम, यू आर एबल टू, एक बार आप जस्ट उसको रीडिंग दे दीजिए, ठीक है। एंड इफ देयर आर सर्टन लैक्स इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द नोट्स इटसेल्फ, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी एज अ टर्म इटसेल्फ दो वर्ड से बना है, ठीक है। कोई बता सकता है अभी कौन कौन से वर्ड्स हैं? एंथ्रोपोस प्लस लोगिया या फिर लोगोस, ठीक है। सो अगेन दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, एंथ्रोपोस प्लस लोगोस, दैट हैज अगेन ड्राइव्ड फ्रॉम लोगिया, ठीक है। जरूरत नहीं है इस चीज को, छोड़ो, ठीक है। तो लोगोस का मतलब होता है द स्टडी, स्टडी किसकी? एंथ्रोपोस की। एंथ्रोपोस का मतलब ह्यूमंस, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। अब इसके अंदर जो खासियत है इस चीज के अंदर या फिर इस स्टैंड्स के अंदर, दैट एंथ्रोपोलॉजी इट मींस एंथ्रोपोस प्लस लोगोस, यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात आती है, दैट इज द एम्बिग्यूटी इन इटसेल्फ। बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस कि वो क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो नाम जो है वो खुद कह रहा है कि मैं पॉलिटिकल साइंस हूं, यानी कि मैं आपकी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं पढ़ूंगा। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स साफ साफ ये कह रहा है कि सोसाइटी के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, मनी के अंदर एक्सचेंज हो रहा है या गुड्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, उसको स्टडी किया जाएगा। साइकोलॉजी जो है वो साफ साफ बता रहा है कि मैं आपकी इंसानों के बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर के बारे में जो है वो रीड किया जाएगा यहां पे, ठीक है। देन सोसाइटी और सोशियोलॉजी, साफ साफ जो है वो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द स्टडी। बट एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी रादर देन जस्ट आपके पास जो है वो साफ कर कि क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर, एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन अपने आप में जो है वो एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर यू टॉकिंग अबाउट? विच एस्पेक्ट? क्या आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे? क्या आप सोशल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे? क्या आप रिलीजियस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे? किस एस्पेक्ट को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगेन इट इज नॉट क्लियर इन इटसेल्फ। तो जैसे जैसे हमें यह दिखाई देता है कि एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे जो है वो इसके एस्पेक्ट्स के अंदर भी क्लैरिटी मिलती गई। जैसे फॉर एग्जांपल, जो एंथ्रोपोलॉजी जब वर्ड यूज किया गया था सबसे पहले, इट वाज इन रेनेसां, ठीक है। इसका जो ओरिजिन देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी, इट वाज इन रेनेसां, ठीक है। और आपके पास हंट भी इसी चीज को कहते हैं। सो फोर्थ पॉइंट मैंने यही लिखा है, दैट द जेम्स हंट, जेम्स हंट भी इसी चीज को कहते हैं, दैट एंथ्रोपोलॉजी इट इटसेल्फ स्टार्टेड इन रेनेसां, एंड इसका जो ओरिजिन है इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। बट अगेन इट इज मोर और लेस ऑफ फैलेसी कि आपके पास जो है वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने किसी और एस्पेक्ट के अंदर या फिर किसी और जो एक रेफरेंस के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड को या फिर एंथ्रोपोलॉजीन को जो है वो यूज किया था। रेनेसां के अंदर ये वर्ड जो है वो आता है, ठीक है। एंड
जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, GIE, ठीक है। अगेन द इसका जो मदर लैंग्वेज है इट इज फ्रेंच हियर, ठीक है। और यहां पे जो है वो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है दैट इट इज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो एंथ्रोपोलॉजी का वहां पे जो मतलब निकाला जाता है इट इज फ्रॉम द कल्चरल स्टडी, ठीक है, कि कल्चर किस तरह से चेंज हो रहा है। अब अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। रेनेसांस से फिर बात जो है वो आगे बढ़ती है एंड जो चीजें हैं वो आपके पास पहुंच जाती हैं इन द 19th सेंचुरी इटसेल्फ, ठीक है, जब आपके पास अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी बनती है और वहां पे जो है वो धीरे धीरे इसको एज अ होलिस्टिक स्टडी जो है वो बताया जाता है, ठीक है। आगे चल के मैंने इसका डेवलपमेंट लिखा है इन दी हैंड आउट इटसेल्फ, जस्ट रेफर टू द हैंड आउट। अच्छा भाई, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस और नो? ठीक है, चलिए। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट को हमने मेजरली 8 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, या फिर 8 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट पीरियड इट इटसेल्फ स्टार्ट्स इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। 16th सेंचुरी के अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो जर्मन और जो आपके पास मेजरली जो आपके पास जर्मन बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इस वर्ड एंथ्रोपोलॉजी को यूज करते हैं टू डिपिक्ट द बायोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो बेसिकली तब 16th सेंचुरी के अंदर एक्सप्लिसिटली वर्ड जो है वो यूज किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी, एंड इसका मतलब जो है वो एंथ्रो का तब से मतलब जो है वो निकाला जाता था एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग वाज ट्रीटेड एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तब आपके पास ऐसा कुछ नहीं बना था कि आपके पास जो है वो एक होलिस्टिक स्टडी होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग इज अ कल्चरल एनिमल ऑल्सो, ये जो है वो सोशल एनिमल भी है, ऐसा तब कुछ नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका वर्ड का उपयोग हुआ वो इंसान की बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए हुआ। So anthropology in the 16th and the 17th century itself, it was seen as the synonym or it was seen as the similar terms with the biology, ठीक है, और the human biology, और इसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता रहा तब, और 17th सेंचुरी के अंदर भी इसको मेडिकल साइंसेस के द्वारा यूज किया जाता रहा टू डिफरेंशिएट बिटवीन और टू क्रिएट द स्पेशलाइजेशन इन द ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। बिकॉज हमारी दिलचस्पी जो है वो कल्चर के अंदर तब कम थी। कल्चर के अंदर तो हमारी दिलचस्पी तब पैदा हुई है जब आपके पास कॉलोनियल गवर्नमेंट्स आई, और कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने बेसिकली ये कहना स्टार्ट किया कि दैट वी नीड टू स्टडी द कल्चर ऑफ द नेटिव सोसाइटीज। नहीं तो पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करता था। पहले वी वर मोर फोकस्ड ऑन दी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज द बायोलॉजिकल बीइंग, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो है वो अगली इन दी 17th सेंचुरी इटसेल्फ, फिर इन दी 18th सेंचुरी इटसेल्फ आपके पास जो है वो एक और जर्मन फिलोसफर कुछ जैसे जिन्होंने रेनेसां को ही जन्म दिया, तो उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं इसको कल्चरल टर्म की तरह यूज किया था। देन उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज इन दी 17th सेंचुरी। सो 17th सेंचुरी के अंदर इसका जो एक यूज है वो थोड़ा सा बदलता है, ठीक है। इन दी 17th सेंचुरी बेसिकली there are two philosophers that come
द फर्स्ट इज द अलेक्जेंडर पोप, देन यू हैव द इमैनुअल कांत। ठीक है, दो लोग आते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को बड़ा एक्सप्लिसिटली यूज करते हैं, एंड ही यूजेस इन हिज वर्क कॉल्ड द एसेज ऑफ मैन और द एन एसे ऑन मैन। और इस एसे ऑन मैन के अंदर, बिकॉज इट वॉज अ वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड वर्क, इसके अंदर जो है वो वर्ड यूज करते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और इसका जो मतलब होता है दैट इज, इसके अंदर पहली बार जो है वो इसको लिखा जाता है एज अ प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। फिर उसके बाद बात आती है इमैनुअल कांत की। इमैनुअल कांत, बिकॉज ही वॉज सच अ ग्रेट थिंकर, तो इसी एंथ्रोपोलॉजी को वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, और वो जो है वो इसी एंथ्रोपोलॉजी को बना देते हैं दैट इट इज द मॉरल स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, कि हम यहां पे जो है वो इंसान की मॉरलिटी और इंसान के जो एथिक्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के अंदर इवेंचुअली बिकॉज ऑफ इमैनुअल कांत एंथ्रोपोलॉजी का जो रुख है वो चेंज हो जाता है, और एंथ्रोपोलॉजी जो 16th सेंचुरी के अंदर एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करने वाली टर्म थी, वो 17th सेंचुरी के अंदर इंसान के मॉरल कंसेप्ट्स को स्टडी करने वाली जो टर्म है वो बन गई। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी इट वाज सीन एज अ सबसेट ऑफ एथिक्स। ठीक है, वही एथिक्स है जो आपके पेपर 4 के अंदर आप पढ़ते हैं। तो बेसिकली इमैनुअल कांत ने एथिकल फिलॉसफी का नीचे जो है वो इसको रख दिया। ठीक है, अब ये तो बात है 17th सेंचुरी की। फिर उसके बाद बात जो है वो आती है इन दी 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी के अंदर अगेन थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। ठीक है, एंड मोर और लेस बिकॉज इमैनुअल कांत 18th सेंचुरी के अंदर उसी की फिलॉसफी और उसी का जो प्रिसेप्ट्स हैं और उसी का जो एथिक्स हैं वो बाकी देशों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो वहां पे भी बिकॉज उसके एसेज के अंदर और उनके वर्क्स के अंदर एंथ्रोपोलॉजी को एज अ मॉरल कंसेप्ट जो है वो लिखा गया था। तो एंथ्रोपोलॉजी एज अ मॉरलिटी या फिर एंथ्रोपोलॉजी एज अ सबसेट ऑफ द मॉरल कल्चर आगे ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के अंदर ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो आगे चलती रहेंगी। देन उसके बाद बात आती है 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी की असल में जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है, और 19th सेंचुरी के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो ब्रिटेन की जो इंसाइक्लोपीडिया है वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर मैनकाइंड की तरह जो है बताती है। ठीक है, सो इट सेज दैट एंथ्रोपोलॉजी इट इज नथिंग बट द डिस्कोर्सेस ऑन ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब कौन से डिस्कोर्सेस, बात वही आती है कि कौन से डिस्कोर्सेस की बात कर रहे हैं आप। डिस्कोर्सेस यहीं से लिए गए, जो इमैनुअल कांत ने डिस्कोर्स किया, जिस तरह से आपके पास जो है वो पहले 16th सेंचुरी के जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वो डिस्कोर्सेस करते हैं। सो एवरीथिंग इट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर ही आप आगे बढ़ते रहते हो।
और 19th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे एंथ्रोपोलॉजी ट्राइज टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ, ठीक है, रादर देन जस्ट अ सब ब्रांच ऑफ एथिक्स, रादर देन इनिशियली द सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, रादर देन आपके पास जो है वो सिर्फ एक टर्म इन द इंसाइक्लोपीडिया। एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। एंड देन इन द लेट 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी एक इंसान आते हैं ईबी टायलर, और ईबी टायलर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड देन आपके पास इवेंचुअली एंथ्रोपोलॉजी इट स्टार्ट्स। अब बात आती है कि बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, व्हाई डज इट स्टार्ट, ठीक है, और यहीं से जो है वो आपके पास इवेंचुअली फ्रॉम ईबी टायलर इटसेल्फ इन द लेट 19th सेंचुरी आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन असल में एग्जिस्ट किया, ठीक है। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई होगी तो मैं दोबारा फिर से इन सारी चीजों को जो है वो लिख के आपको बता देता हूं। ओके, सो हमारी कहानी जो थी इट स्टार्टेड फ्रॉम द 17th सेंचुरी इटसेल्फ। और द 16th सेंचुरी इटसेल्फ, ठीक है, 16th और 17th। सो कहानी जो है वो 16th सेंचुरी से शुरू हुई थी। 16th सेंचुरी के अंदर बेसिकली आपके पास एंथ्रोपोलॉजी इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ सब ब्रांच और द माइक्रो नीश ऑफ बायोलॉजी। फिर उसके बाद इवेंचुअली इन रेनेसां पीरियड, या फिर आप कह लीजिए कि कांतियन पीरियड, और इमैनुअल कांत ने आगे आते हैं रेनेसां पीरियड के अंदर 17th 18th के अंदर आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी इट एस्टेब्लिशेस इटसेल्फ एज द सब ब्रांच ऑफ एथिक्स, जिसके अंदर इंसान की जो मॉरल फिलॉसफी है उसको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। यही जो है वो चीज चलती रहती है। देन उसके बाद आप इवेंचुअली पहुंचते हो 19th सेंचुरी के अंदर, जिसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, दैट इट इज द स्टडी ऑफ human nature, because human nature it is derived of both culture या morality plus biology, दोनों चीजों से बनता है ह्यूमन नेचर, तो ठीक है। देन उसके बाद इन द लेट 19th सेंचुरी कौन आते हैं, ईबी टायलर आते हैं। एंड ईबी टायलर बेसिकली व्हाट ही डज वाज, और उनका सबसे बड़ा काम जो है वो यही था कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया, ठीक है। गॉट द पॉइंट? ओके, अब थोड़ा सा हम ईबी टायलर को जान लेते हैं। ईबी टायलर, उनकी जो रुचि थी वो थी कल्चरल चेंज के अंदर, कि आपका जो समाज है वो कैसे बदलता है, ठीक है, बदलाव कैसे आता है चीजों के अंदर। अब आपके जो समाज है उसके अंदर बदलाव के बहुत सारे कारण होते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आपके पास रिलीजन एक कारण है, टेक्नोलॉजी एक कारण है, पॉलिटिक्स एक कारण होता है, फैमिली एक कारण होता है। ठीक है, और बेसिकली आपके समाज के अंदर आपका जो रिलीजन है वो भी चेंज करता है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज करती है, आपकी जो पॉलिटिक्स है वो भी चेंज करती है, आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करता है। ठीक है, रिलीजन कैसे चेंज करता है? बेसिकली ईबी टायलर ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, उन्होंने सोसाइटीज को आपस में कंपेयर किया। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने ये देखा कि जितने भी मैंने सोसाइटीज के अंदर काम किया है, जितनी भी मैंने सोसाइटीज को ऑब्जर्व किया है, ये क्योंकि म्यूजियम के अंदर काम करा करते थे। ठीक है, तो म्यूजियम के अंदर पहले कौन सी सोसाइटी थी, किस तरह से वो विकसित हुई, उन सारी चीजों का वेरवा रहता है, उन सारी चीजों का सर्वे जो है वो रहता है, डेटा रहता है। सो बेसिकली ईबी टायलर ने इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया कि मैंने जो भी देखा है उसके अंदर बेसिकली 3-4 तरह के धर्म जो है वो पाए जाते हैं। एक कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि सोल्स की वर्शिप करती हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि आपके पास नेचर की वर्शिप करती हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि आपके पास बहुत सारे भगवानों की वर्शिप करती हैं, पोलीथीज्म है सोसाइटी के अंदर। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि एक ही इष्ट की पूजा करती हैं। ठीक है, मोनोथीज्म है उनके अंदर। तो बेसिकली वो इन तरह के रिलीजन्स को जो है वो देखते हैं और ये कहते हैं कि बेसिक अब है क्या, और इनका ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास जिनके अंदर सोल वर्शिप और नेचर वर्शिप होती है वो सोसाइटीज जो है वो ज्यादातर दे आर दी प्रिमिटिव सोसाइटीज। ठीक है, कि ज्यादातर वो लोग जो है वो हंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जंगलों के अंदर रह रहे होते हैं, और उनका जो है वो एक सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कहीं से जो है उनकी होंद नहीं है। ठीक है, यानी कि वो लोग जंगलों में रह रहे हैं, मटेरियल एस्पेक्ट जो है वो उसका इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। देन उसके बाद बात आती है पोलीथीज्म की। उनका मानना था और उन्होंने ये ऑब्जर्व करके दिखाया कि जिनके अंदर ये पोलीथीज्म होता है उन सोसाइटीज के अंदर ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है मोनोथीज्म के ऊपर। वो कहते हैं कि ज्यादातर जो मोनोथीस्टिक सोसाइटीज हैं वो मेटल टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती हैं और उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशंस हैं उनका विकास कर दिया होता है। तो क्योंकि ही डिड दिस, तो उन्होंने, और वही जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को एस्टेब्लिश करने वाले भी थे, तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो उसी तरह से, इसी कंसेप्ट से जो है वो डिफाइन किया। उन्होंने कहा एंथ्रोपोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, यानी कि इंसान जो है वो किस तरह से एक प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन से होते हुए जो है वो आपके पास सिविलाइजेशन के अंदर बना है या फिर उसने सिविलाइजेशन बनाई है। तो इंसान किस तरह से आपके पास जो है वो सिविलाइजेशन बनाता है, इस चीज की स्टडी को जो है वो अकॉर्डिंग टू ईबी टायलर हिमसेल्फ आपके पास जो है वो कहते क्या है, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 20वीं सेंचुरी आती है। ये समझ में आ रहा है भाई? बता देना बीच में से अगर कुछ समझ में ना आया तो। फिर उसके बाद 20वीं सेंचुरी आती है। 20वीं सेंचुरी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी और ज्यादा होलिस्टिक हो जाती है। अब 20वीं सेंचुरी के अंदर क्या होता है? ठीक है, एक इंसान आते हैं जिनका नाम है जिनका नाम होता है क्रोबर। थोड़ा सा इसके पीछे जो है वो स्टोरी लेते हैं। इन द लेट 19th century itself and in the 20th century, फिलॉसफी का
या फिर एथिक्स का एक सिद्धांत आता है, एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिविज्म। ठीक है, ये कहां से आया? एथिक्स से, फिलॉसफी से आया। आप पेपर 4 के अंदर भी इसी रिलेटिविज्म को पढ़ते हैं। पेपर 4 के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं दैट इज यूनिवर्सलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म। ये सवाल जो है वो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वही रिलेटिविज्म जो है वो बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस टाइम के ऊपर जो बड हो रहे थे उनको जो है वो प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईबी टायलर को किसने प्रभावित किया? डार्विन ने प्रभावित किया। डार्विन ने चेंज के बारे में बताया और ईबी टायलर जो है वो इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो बायोलॉजी के कंसेप्ट से प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हर एक जीव के अंदर चेंज है, बायोलॉजिकली वो विकास कर सकता है, वो चेंज कर सकता है अपने आप को, तो कल्चर भी तो कर सकती होगी। तो मैं कल्चर के चेंज को समझने की कोशिश करता हूं। तो वो चेंज को समझते हैं बेसिकली उसके अंदर। उसी तरह से ये जो मॉरल फिलॉसफी का कंसेप्ट है, रिलेटिविज्म का जो कंसेप्ट है, ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को प्रभावित करता है। खास करके एक इंसान आते हैं जिसका नाम है फ्रांज बोआ। फ्रांज बोआ को यह बहुत प्रभावित करता है। फ्रांज बोआ कहते हैं कि जो सब पहले ईबी टायलर ने जो एक कंसेप्ट दिया था दैट आपके पास इंसान जो है सबसे पहले प्रिमिटिव था, देन धीरे 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 से वो सिविलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है वो इट इज नॉट राइट और इट इज एथिकली नॉट वैलिड। क्यों? ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि उनका जो ऑब्जर्वेशन था इट वाज फ्लॉड। फ्लॉज थे ऑब्जर्वेशन के अंदर। क्या फ्लॉ था ऑब्जर्वेशन के अंदर? उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी इट इज ए मोनोथीस्टिक रिलीजन। ठीक है, और इन्होंने जो है वो अपने रिलीजन वाला जो सिविलाइजेशन है, यानी कि जो आपके पास जो विक्टोरियन सोसाइटी है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिविलाइजेशन के अंदर रखा है। उसको जो है वो मोस्ट एडवांस्ड बताया है। बाकी जो सारी की सारी सिविलाइजेशंस हैं उनको जो है वो इन्होंने प्रिमिटिव बता दिया। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? कि जो चीजें अभी विकसित नहीं हुई हैं, छोटी स्टेज के अंदर हैं, तो इन्होंने बेसिकली एक इंफीरियोरिटी और जो एक सुपीरियोरिटी है वो एक ग्रेडेशन जो है वो बना दी है कि आपके पास कुछ सभ्यताएं जो हैं वो इंफीरियर हैं, कुछ जो है वो सुपीरियर हैं। सुपीरियर कौन सी हैं? जिनके अंदर मोनोथीज्म है। ठीक है, और मोनोथीज्म को मानने वाला सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा था उस वक्त जो आपके पास ईबी टायलर का भी था? दैट वाज क्रिश्चियनिटी। तो इस व्यू को जो है वो कहते हैं दैट इट इज द एथनोसेंट्रिक व्यू। एथनोसेंट्रिक व्यू। अब एथनोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या है? एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है समनर मेन। समनर मेन कहते हैं कि जब हमारा टकराव या फिर जब हमारा सामना किसी और सभ्यता से होता है या फिर किसी और सिविलाइजेशन से होता है, तो हम अक्सर इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं या फिर लॉजिकली इस चीज को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम तुम लोगों से बेहतर हैं। ठीक है, और वही जो है वो इन्होंने भी करने की कोशिश की है। तो फ्रांज बोआ कहते हैं कि इनकी मेथडोलॉजी के अंदर फ्लॉज हैं, तो इनकी डेफिनेशन भी जो है वो फ्लॉड रही है। तो इस चीज को अब ठीक करने के लिए फ्रांज बोआ जो है वो क्या करते हैं? फ्रांज बोआ कहते हैं कि स्टार्ट डूइंग रिगरस फील्ड वर्क। कि सिर्फ किताब पढ़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ म्यूजियम के अंदर बैठ के चीजों को बाहर से ऑब्जर्व करने से, आर्काइव्स को पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
आपको फील्ड के ऊपर जाना पड़ेगा और फील्ड के ऊपर जाके जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। सो इट और आपके पास जो है वो इन्होंने फील्ड वर्क को बहुत ज्यादा अहमियत कर देनी स्टार्ट कर दी। जब हम फील्ड के ऊपर गए और जब हमने सोसाइटीज को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा दैट वी वर रॉन्ग इन मेनी एस्पेक्ट्स। रादर इन्होंने ये सब्सटेंशिएट करके दिखाया अपने फील्ड वर्क से कि जो यूनिवर्सल नाम की चीज है वो अक्सर असल में कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं होती है। ना कोई एथिक्स यूनिवर्सल है, ना ही कोई लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है। पहले एक कंसेप्ट आता था कि जो लैंग्वेज है उसके अंदर किसी तरह की जो यूनिफॉर्मिटी है वो होगी, किसी तरह का यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो यूनिवर्सल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले ये मानते थे कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस के अंदर 3 काल होंगे, 3 टाइम फ्रेम्स होंगे, भूत भविष्य वर्तमान। लेकिन फिर फ्रांस बोआ ने खुद इन्यूट्स के अंदर काम किया और फ्रांस बोआ के फिर उसके बाद जो उनके शिष्य हैं वो भी इन्यूट्स के अंदर काम करते हैं। इन्यूट्स जो इग्लूज वगैरह के अंदर रहते हैं, इग्नूज वगैरह के अंदर रहते हैं ऑन दी पोल्स, तो वहां पे वो जाते हैं। तो वहां पे वो बताते हैं कि आपके पास इनके पास तो सिर्फ 2 तरह के टाइम फ्रेम्स हैं, सिर्फ 2, तीसरा है ही नहीं। ये जो है वो टाइम को 2 तरीके से देखते हैं, एक जो इनके पास है, दूसरा इनके पास जो है नहीं। हाँ, आप 3 तरह से डिवाइड करते हो, ये 2 तरह से डिवाइड करते हैं, तो टाइम भी यूनिवर्सल नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने लैंग्वेज जो है वो इन्यूट्स की स्टडी करनी स्टार्ट की। इन्होंने पूरा एक्सपीडिशन जो है वो इन्यूट्स के लिए बनाया, उनकी लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उनकी लैंग्वेज को स्टडी करके हमें पता चला कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये स्नो को अपने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ये डिस्टेंस को अपने तरीके से देखते हैं, जो कि हमारे परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? नॉर्थ ऑफ दिस, ये जो है वो इस तरह से मेजर नहीं करते। इनके लिए नॉर्थ साउथ जो है वो नहीं है, इनके लिए जो भी है दैट इज इगोइस्टिक, कि वो अपने हिसाब से मेरे दाहिने और बायने करके ही जो है वो सारा काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वी सब्सटेंशिएट कि आपके पास कोई भी चीज जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। हर एक चीज जो है वो दुनिया के अंदर रिलेटिव है। हर एक सोसाइटी अपने हिसाब से बनेगी, अपने हिसाब से जो है वो काम करेगी। तो आपके पास इन्हीं के एक शिष्य होते हैं जिनका नाम है क्रोबर। ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो अगेन इसी रिलेटिविज्म से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो जो है वो कहते हैं दैट एंथ्रोपोलॉजी इट इज द साइंस ऑफ मैन, साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। साइंस ऑफ मैन, साइंस का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस साइंस मीन्स? कोई साइंस समझा सकता है मुझे? देयर आर 2 थिंग्स, वन इज ह्यूमैनिटीज, अदर इज साइंस। तो दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? एनीबडी? चलो साइंस को समझा दो। साइंस इज एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड थ्योराइजिंग। आप चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑल्दो एक्सपेरिमेंट इट इज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इटसेल्फ। ठीक है, इसका इंस्पिरेशन जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशंस होते हैं या फिर आपके कुछ हाइपोथेसिस, आपकी कुछ सोच होती है। इसी चीज से आप जो है इसी चीज के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप डेटा को कलेक्ट करते हो एंड फिर आप जो है वो एक थ्योरी बना देते हो। दिस इज साइंस।
तो अकॉर्डिंग टू क्रोबर एंथ्रोपोलॉजी साइंस की तरह से किस तरह से है, साइंस की तरह आप किस तरह से देख सकते हो। क्रोबर कहते हैं कि आप फील्ड वर्क करते हो, फील्ड वर्क के अंदर आप कुछ मेथड्स या फिर टेक्निक्स को यूज करते हो, उससे डेटा कलेक्ट होता है, फिर उस डेटा से आप जो है वो एक थ्योरी बनाते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्रोबर, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड क्रोबर, जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज द साइंस ऑफ मैन, इंसान की साइंस है ये। ठीक है, इंसान को एज अ साइंटिफिक बीइंग जो है वो इसने दिखाया है। और उसके वर्क्स, आपके वर्क्स क्या हैं? व्हाट आर योर वर्क्स? ये कुर्सियां, ये मेज, ये लैपटॉप, ये कैमरा, एवरीथिंग इज योर वर्क। मेरी जुबान, मेरे नोट्स, ये भी मेरा काम है। ठीक है, मेरी फिलॉसफी, ये भी मेरा काम है। मेरी सोच, ये भी मेरा काम है। ये बिल्डिंग, ये भी किसी इंसान का काम है। तो आपके पास जो आपके वर्क्स हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द मटेरियल, अदर इज द नॉन मटेरियल। दो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, नॉन मटेरियल जो कि चीजें आपको नजर नहीं आ रही लेकिन तब नजर आएंगी जब आप फील्ड वर्क करोगे। क्योंकि फील्ड वर्क के दौरान आप लोगों के साथ बैठोगे, उनके साथ बातें करोगे। जब आप लोगों के साथ बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, तब आपको यह समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि लोग जो है वो उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच क्या है। और ये कहते हैं कि ये जो इनकी लोगों की सोच है, जो लोगों की फिलॉसफी है, दैट इज द सुपर ऑर्गेनिक। सुपर ऑर्गेनिक, ठीक है। सुपर ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? दैट इट इज इनविजिबल। आगे चल के हम सुपर ऑर्गेनिक को भी देखेंगे कि क्या चीज होती है सुपर ऑर्गेनिक। दैट इनका मानना है कि ये जो सोच है, इनकी जो फिलॉसफी है, इट इज इनविजिबल येट इट इज इनहेरिटेड। इनविजिबल येट इनहेरिटेड। ठीक है, कि आपकी जो सोच है वो आपके बेटे के अंदर चले जाएगी, आपके बेटे की सोच आगे चले जाएगी। इसी तरह से जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी बनाने वाला खुद चला जाएगा, खुद उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन कि उसकी फिलॉसफी समाज के अंदर वैसे का वैसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एल्फ्रेड क्रोबर ये जो है वो डेफिनेशन देते हैं, दैट इट इज द साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मिड 20वीं सेंचुरी के अंदर। तो मिड 20वीं सेंचुरी के अंदर होपवेल आते हैं। होपवेल बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं इसकी, दैट इट इज द स्टडी ऑफ मैन और इट इज द साइंस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैन। साइंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन। अब ये ऑल जो है वो कौन से एस्पेक्ट्स? तो मिड 20वीं सेंचुरी के अंदर हमें यह पता चलना स्टार्ट हो गया था दैट एवरीथिंग इट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, व्हाट डज एवरीथिंग मीन्स? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांज बोआ से ही। Franz Boas, he went into the
क्वाकतुल इंडियंस, एंड देन उसके बाद उन्होंने इन्यूट्स के अंदर एक एक्सपीडिशन जो है लॉन्च किया था। तो इनके अंदर वो दिखाते हैं कि जो स्नो का क्लासिफिकेशन है, अब आपके लिए स्नो दो तरह से, आप चीजों को, स्नो को दो तरह से देखा जाता है, एक स्नो एज स्नो, दूसरा स्नोफॉल, बस दो कैटेगरीज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कैटेगराइजेशन कैसे है इस चीज को समझना। ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को आप दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर कैटेगराइज करते हो। कौन से दो एट्रीब्यूट्स हैं? एज और सेक्स। ठीक है, आपकी दुनिया भर की, खास करके जो अंग्रेजी जुबान है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इन दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स, द वन ऑफ द एट्रीब्यूट इट इज द सेक्स और द जेंडर, अदर एट्रीब्यूट इट इज द एज। ठीक है, ओन सेक्स देयर इज मेल एंड देन देयर इज फीमेल। ठीक है जी, और आपके पास जब बच्चा छोटा होता है, व्हेन ही इज नियोनेटल, यानी कि अभी उसका जन्म हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेबी बॉय और बेबी गर्ल। जब थोड़ा सा बड़ा होता है, एडोलसेंस के अंदर पहुंचता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बॉय एंड गर्ल। ठीक है, देन उसके बाद जब बड़ा होता है, अडल्ट बनता है, अडल्टहुड के अंदर पहुंचता है, या फिर उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस चीज के ऊपर क्या कहा जाता है? मैन एंड वुमेन। तो दुनिया भर के जो ह्यूमन बींग्स के लिए टर्म यूज किए जा रहे हैं, उनके कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 1 and 2। सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर आपने पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसके टर्म्स को बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास स्नो को किस तरह से आप डिवाइड करते हो? आपके लिए स्नो जो है वो मोशन के ऊपर है, या तो वो नीचे गिर रही है या पड़ी हुई है। पड़ी हुई स्नो को आप स्नो कहते हो, जो नीचे गिर रही होती है उसको आप कहते हो स्नोफॉल। बस दैट इज इट, और कुछ है ही नहीं आपके पास। बट ऑन द अदर हैंड्स, इन दीज इन्यूट्स एज वेल एज द क्वाकतुल इंडियंस, स्नो की डायरेक्शन के ऊपर, स्नो की स्पीड के ऊपर जो है वो इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो आपके पास जो है वो इनके पास कैटेगरी बनाने के इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके पास डायरेक्शन और स्पीड के ऊपर दो एट्रीब्यूट्स हैं, आपके पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है। कई छोटे जो फैक्शंस के अंदर जाते हैं या फिर क्लैंस के अंदर जाते हैं, वहां पे आपके पास 3 से 4 भी एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स कि उनका जो है, फ्रांस बोआ कहते हैं कि उनका, क्योंकि जो एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस है वो ज्यादा है, उनका जो एनवायरमेंट है दैट इज वेरी फ्रेजाइल, वहां पे जो है वो स्नो पड़ती है, बार बार जो है स्नो स्टॉर्म्स आते रहते हैं, जिस वजह से उनका जो लैंग्वेज है वो बदल गया। तो इससे ये हमें पता चलता है दैट द लैंग्वेज इट इज अटैच्ड विद व्हाट? योर एनवायरमेंट। फिर उसके बाद फ्रांस बोआ और एक्सपीडिशन करते हैं, और एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि जो इन्यूट्स हैं, इन्यूट्स दे आर कंपैरेटिवली कॉमर। उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा प्यार वाला है, दे आर वेरी काम। ठीक है, उनके अंदर ज्यादा वायलेंस नहीं है,
वॉयलेंस ज्यादातर जितने लोगों ने या फिर फ्रांस बोआ ने जो एक्सपीडिशंस लॉन्च की, उनके अंदर फ्रांस बोआ ने यह दिखाया कि उनके अंदर वॉयलेंस होता ही नहीं है, बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो फ्रांस बोआ ही सेड कि हो सकता है कि शायद इनके अंदर वॉयलेंस हो ही ना, और फिर वो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। उसके लिए लैंग्वेज के अंदर एंगर के लिए, गुस्से के लिए उनको बहुत कम वर्ड्स मिलते हैं, एंगर के लिए बहुत कम वर्ड्स हैं, वॉयलेंस के लिए वर्ड है ही नहीं। वॉयलेंस के लिए पीपल मेड अप द वर्ड्स, और मेड अप वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सोसाइटीज के अंदर ताया के लिए शब्द नहीं होता, ताऊ शब्द नहीं होता, वो बड़े पापा कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मेड अप वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज अ मेड अप वर्ड, दादाजी वर्ड है, पिता दादा, साफ जो है वो आपको डिस्टिंक्शन नजर आ रहा है। ग्रैंडफादर फादर, ग्रैंडफादर इज अ मेड अप वर्ड, फादर से बड़ा ग्रैंड, वो हो गया आपका ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है। सो वायलेंस के लिए दे हैव, मतलब कोई प्रॉपर टर्म नहीं है हिस्टोरिकली। इसका मतलब फ्रांस बोआ कहते हैं कि उनके अंदर वायलेंस नहीं होता होगा। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज वेरी हार्श और कोल्ड इन्वायरमेंट, जिस वजह से उनको इग्लूज के अंदर रहना पड़ता है, एक कंपैक्ट सेटलमेंट्स के अंदर रहना पड़ता है, उनको कोऑपरेट करना पड़ता है। और ड्यू टू दिस कोऑपरेशन अगेन आपके पास जो है वो उनका जो एटीट्यूड है या फिर उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अमेरिकन सोसाइटी से जो है वो मेल नहीं खाता। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज इट इज अटैच्ड विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इट इज अटैच्ड विद योर बिहेवियर, एंड देन उसके अंदर उनके अंदर जो एक फैमिली है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर नोशन है न्यूक्लियर फैमिली का, इनके अंदर फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली का कोई नोशन नहीं है। फैमिली सिर्फ एक ही तरह की होती है, दैट इज अ एक्सटेंडेड फैमिली और एक कंपैक्ट फैमिली, ठीक है। लोग छोटे से इग्लू के अंदर जितना चाहते हैं वो रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप एक माँ बाप का जो है वो और भाई बहन का जो है वो टर्म होता है, बाकी सबको जो है वो माँ और बाप जो है वो उसी तरह से बुलाया जाता है, बहुत कम टर्म्स होते हैं उनके अंदर। सो एक बहुत बड़ी सारी फैमिली है, बस वही है उनके पास। हमारे अंदर जो है देयर इज न्यूक्लियर फैमिली, देयर इज एक्सटेंडेड फैमिली, देयर इज ज्वाइंट फैमिली, कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर न्यूक्लियर फैमिली इज वेरी लीस्ट। बाहर वाले जो लोग गए हैं उन्होंने यही बताया है कि उनके अंदर कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। तो बेसिकली अगेन क्यों हुआ? बिकॉज एनवायरमेंट ऐसा है। अगर छोटी छोटी फैमिलीज के अंदर रहेंगे वो, तो एनवायरमेंट, इतने सारे इग्लूज कहां से बनाएंगे? एनवायरमेंट के पास उतना रॉ मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। तो एक छोटे से कंपैक्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनको रहना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली यू रिकॉग्नाइज हॉलिज्म, ठीक है। आप होलिज्म को रिकॉग्नाइज करते हो, आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि जो ह्यूमन सोसाइटी है और ईच एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इट इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। इसीलिए जो एक ईए होबवेल और हीए होबेल वो वर्ड यूज करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो आपके पास जो डेफिनेशन है वो और ज्यादा जो है वो होलिस्टिक हो जाती है। फिर उसके बाद आजकल जो डेफिनेशन यूज की जा रही है, अब बेसिकली इन ऑल एस्पेक्ट्स को स्टडी कैसे किया जाए, हाउ टू स्टडी दिस। ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो इवेंचुअली जो कंटेम्परेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इसकी स्टडी का जो है वो एक पर्सपेक्टिव मानते हैं कि आप जो है वो इसको एवोल्यूशन से स्टडी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन यू कैन स्टडी दिस, ठीक है। यू कैन स्टडी ऑल दीज एस्पेक्ट्स और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और जो आपने होलिज्म की बात की थी उसको जो है वो आप स्टडी कर सकते हो,
ठीक है। सो बेसिकली होपवेल ही वो हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है, जो कि आपके पास अक्सर जहां से हर एक टीचर जो है वो शुरुआत करता है अपने डिसिप्लिन की, मैंने भी पिछले लेक्चर के अंदर जो है उसी से शुरुआत की, दैट इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द ह्यूमन काइंड, और इट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन काइंड in all places or in all places and times. places का मतलब है आपकी जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसकी बात की जा रही है, और टाइम्स का मतलब है आपका जो एवोल्यूशन हुआ है, वो एवोल्यूशन कल्चर के अंदर भी होता है, जो अगेन मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया, और वो एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजी के अंदर भी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी और कल्चर दोनों के अंदर एवोल्यूशन होता है, और इसी एवोल्यूशन की स्टडी को जब हम लोगों की डाइवर्सिटी के साथ जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, इट मेक्स द स्टडी ऑफ द ऑल एस्पेक्ट्स पॉसिबल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, आपको और क्लियरली बता देता हूं। बेसिकली उसी दौरान जब आपके पास फ्रांज बोआ बेरिंग स्ट्रेट, जो मैंने ये बात की पूरे न्यूट्स वाली, क्वाकतुला वाली, ये पूरी जो बातें की, इट वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ वेरी ग्रैंड स्टडी दैट वॉज डायरेक्टेड बाय फ्रांज बोआ। वो खुद बाद में गए थे, पहले नहीं गए थे वो। पहले जो है उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वगैरह को भेजा था, कुछ नेचुरलिस्ट को भेजा था, कुछ जोग्राफर्स को भेजा था, बिकॉज अगेन खतरों से खाली नहीं था वहां पे जाना। ठीक है, इट इज नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट एक्सपीडिशन। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट इट इज अ वेरी स्मॉल लैंड लाइन और एक कनेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इन दी नदरन एरिया इटसेल्फ। ठीक है, जस्ट इसको गूगल कर लेना, बेरिंग स्ट्रेट एक्सपीडिशन। ठीक है, जब बेरिंग स्ट्रेट एक्सपीडिशन चल रहा था, पैरेलली देयर वर सर्टेन एविडेंसेस दैट वर फाउंड इन जर्मनी। Germany in the Neanderthal Valley. Then there were certain fossils that were found in Africa. In Old By George, वहां पे मिले। Then कुछ टाइम बाद ही there are certain fossils that are found in Asia, in Java as well as in China। तो इन फॉसिल से खास करके जो आपके पास लीकी फैमिली, लुइस लीकी, मैरी लीकी, ठीक है, लीकी फैमिली, जो फॉसिल्स जो है वो अफ्रीका के अंदर मिलते हैं आपको, उससे यह साफ हो जाता है कि इंसान का उसी तरह से विकास हुआ है, इंसान का उसी तरह से एवोल्यूशन हुआ है जैसे आपके पास बाकी जानवरों का हुआ है। ठीक है, सो आपके पास ये फॉसिल्स मिलते हैं, नियंदर वैली के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, जावा के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, और इन फॉसिल्स के साथ साथ आपको जो है वो कुछ स्टोन टूल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जो जर्मनी के अंदर, नियंदर वैली के अंदर जो टूल्स मिलते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो आपके पास अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, दे आर वेरी क्रूड। एंड देन वी सी कि ये जो है वो ओल्ड टूल्स हैं, हम डेटिंग मेथड्स वगैरह लगाते हैं, तो ये हमें पता चलता है दैट दीज टूल्स दे आर वेरी ओल्ड। और आपके पास जो ये बाकी टूल्स हैं, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड टूल्स। तो हमें इवेंचुअली ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है दैट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, आपके पास जो है वो आपकी टूल टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती है, उसके अंदर एवोल्यूशन होता है।
ठीक है, ना सिर्फ इंसानों की बायोलॉजी इवॉल्व होती है, बट इंसानों की जो टूल मेकिंग है वो भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर हम डाइवर्सिटी को जानना चाहते हैं, हम अगर इंसान को समझना चाहते हैं, तो हमें इस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। हमें आपके जो टूल्स हैं, आपका जो कल्चर है, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, आपकी बायोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हुई है, बायोलॉजी कल्चर की वजह से कैसे जो है वो प्रभावित हुई है, कल्चर बायोलॉजी की वजह से कैसे प्रभावित हुआ है, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो फिर एक एवोल्यूशन का पर्सपेक्टिव जो है वो दिया जाता है, और ये कहा जाता है दैट इट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन काइंड इन ऑल प्लेसेस एंड इन ऑल टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब ऑल जो है वो दोबारा फिर से एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद कोटक आते हैं, और कोटक जो है वो कहते हैं कि प्राइमरीली आपको जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है। दे आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, they are the aspects of society, they are the aspects of culture, they are the aspect of लैंग्वेज। इन एस्पेक्ट्स को आपको स्टडी करना है। बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए कोटक कहते हैं कि आपके पास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगी, जो एक ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की। सोसाइटी को स्टडी करने के लिए आपके पास सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगी। कल्चर को समझाते हुए आपके पास जो है वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगी। लैंग्वेज को समझाते हुए यू विल हैव द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देन हर एक ब्रांच का अपना अपना सब नीश बनता है इन चीजों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, सो इस तरह से जो आपके पास डेफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी की, वो बेसिकली बनती है कि नाउ इट इज दैट इट इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल द टाइम्स एंड इन ऑल द स्पेसेस। ठीक है, सो दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कैसे डेवलप हुई है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी डेवलप होती रही है, उसी के साथ साथ जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उनकी डेफिनेशन भी डेवलप होती रही है, उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो आते रहे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है वो आपको समझा देता हूं दोबारा फिर से एक ओवरव्यू लेके, ताकि आप जो है वो इस चीज को अगेन थोड़ा सा समराइज तरीके से जो है वो समझ सके। ठीक है, एंड अब तक जो मैंने ड्रॉ किया वो सब कुछ जो है वो जरूरी नहीं था, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ठीक है, अब जो है वो नाउ थोड़ा बहुत जो है वो एक डायग्राम वगैरह को जो है वो आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विद द 16th एंड द 17th सेंचुरी। एंथ्रोपोलॉजी, अच्छा समझ में तो आ रहा है ना भाई सबके, यस और नो? ठीक है, इट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, और आपके पास जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, और इसको जो है वो बायोलॉजी का एक सब नीश की तरह से जो है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंदर इमैनुअल कांत आते हैं,
और इसको जो है वो एक सब ब्रांच बताते हैं, किसकी? मॉरल स्टडीज की या फिर एथिक्स की। फिर उसके बाद यही चीज जो है वो आगे चलती रहती है, एंड देन उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर यही चीज चलती है और आपके पास आगे भी चलती है। देन उसके बाद लेट 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी एक इंसान आता है जिसका नाम है ईवी टायलर। वो इसको कहता है दैट इट इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज सिविलाइजेशन। ठीक है, जो अप्रोच यूज करता है वो दैट इज द कंपैरेटिव अप्रोच। इसको लिख लेना, क्या है क्या नहीं है वो आगे चल के देखते हैं। कंपैरेटिव अप्रोच, और जो उसकी मेथोडोलॉजी होती है दैट इज द एवोल्यूशनिज्म। ठीक है, यानी कि वो अलग अलग सोसाइटीज को कंपेयर करता है ताकि वो अलग अलग सोसाइटीज कैसे विकसित हुई हैं उसको समझा सके। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास होती हैं 19th सेंचुरी तक। फिर उसके बाद लेट 19th सेंचुरी के बाद और लेट वहीं पे जो है वही गॉट्स ही गेट्स द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द प्रिसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविस्ट इनको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया बहुत ही गलत किया आपने। ठीक है, ऐसे जो है वो आपने बाकी लोगों को जो है वो परमिटिव बता दिया, खुद को जो है वो विकसित बता दिया, ये बात गलत है। ठीक है, और प्राइमरीली जो क्रिटिसाइज करते हैं इसको उनका नाम है फ्रांस बोआ। ठीक है, इनको क्रिटिसिज्म मिलता है। देन उसके बाद जस्ट इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज मैंने लिखी है दैट फ्रांस बोआ जो है वो इस चीज को अल्टर करते हैं और कहते हैं दैट इट इज अ साइंस ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी, इट इज अ साइंस ऑफ मैन, साइंस ऑफ मैन जो कि किस चीज के साथ डील कर रही है, वो इंसान के बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के साथ डील कर रही है। ठीक है, इस तरह से फ्रांस बोआ जो है वो इस चीज को समझाते हैं। ओके, कर दूं भाई, आगे चलें। यस और नो? अच्छा, यहाँ पे भी है। ठीक है भाई, आगे चलें।
फिर उसके बाद बात आती है फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो क्रोबर आते हैं, एल्फ्रेड क्रोबर। ही यूजेस हिज सुपर ऑर्गेनिक एनालॉजी, सुपर ऑर्गेनिक एनालॉजी। सुपर ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब वही है कि आपके पास जो है वो कल्चर को समझाते हुए वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वही जो चीज हमने की थी, और वो जो है वो कल्चर को समझाते हैं दैट इट इज द साइंस ऑफ मैन, his works and his behavior। ठीक है, तो ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर कमाल होता है। ठीक है, फिर आपके पास क्लकहॉर्न भी आते हैं जो कि साइंस ऑफ मैन इन टोटलिटी की तरह इसको जो है समझाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है ऑफ आपके पास अर्ली 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी की। मिड 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो आपके पास होपवेल आते हैं, उसके अंदर बताते हैं होपवेल आते हैं, उसके अंदर वो बताते हैं दैट इट इज द स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी, और आपके पास जो है वो स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन इन टोटलिटी। इन टोटलिटी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप जो है वो लेट 20th सेंचुरीज के अंदर पहुंचते हो। इन दैट आपके पास होपवेल जो है वो इसी को कहते हैं दैट इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इन ऑल स्पेस एंड टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास इसी डेफिनेशन को जो है वो आपके पास फिलिप कोटक कहते हैं दैट इट इज, ऊपर लिख रहा हूं, कोटक कहते हैं दैट आपके पास जो है ये और कुछ नहीं है बट इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, सोसाइटी, बायोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इसी से क्या होता है आपके पास एंथ्रोपोलॉजी की 4 ब्रांच थ्योरी जो है वो बनती है कि एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन को आपके पास जो है 4 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोटक के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है दैट इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड इन द स्पेस टाइम, जिसके अंदर आपका ज्यादातर ध्यान जो है वो डाइवर्सिटी के ऊपर होता है, ज्यादातर ध्यान जो है वो आपके लोगों के बायोकल्चरल एवोल्यूशन के ऊपर होता है, जो आप अप्रोच यूज करते हो वो आपके पास जो है इट्स द बायोकल्चरल अप्रोच, और उसी के साथ साथ जो है आपका जो विशेष कर ध्यान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इट शुड बी ऑन द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड।
फिर आप एक और आजकल जो है वो क्लॉज की बात की जा रही है, दैट इज द betterment of mankind, जिसके कारण एक पांचवी ब्रांच की उत्पत्ति हुई है। फिफ्थ ब्रांच जो है वो आजकल आ गई है, जिसको आप क्या कहते हो, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। Okay, so this is the very contemporary development that we are seeing. ठीक है जी, समझ में आ गई बात। डेवलपमेंट एंड मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज क्लियर टू यू ऑल? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एवरीथिंग इज ऑल राइट? ठीक है, चलें आगे। चलिए, सो कोटक तक ये क्लियर हो गया था हमें। अब बात आती है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एरिया और व्हाट इज द वर्केबल एरिया। ठीक है, जब आपको जो है वो कोई, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, आपने कोई जो है वो ब्रांच लेनी थी, इलेक्ट्रिकल लेनी थी, मैकेनिकल लेनी थी, कंप्यूटर साइंस की कुछ ब्रांच जो है वो आपको लेनी थी, तो आप क्या कहते थे, दैट इसका स्कोप है या नहीं है। आज कंप्यूटर साइंस का स्कोप ज्यादा है, ठीक है, मैकेनिकल का स्कोप आगे ज्यादा होगा, क्योंकि ये काम होंगे सोसाइटी के अंदर। तो इसका मतलब क्या था कि उस चीज का जो वर्केबल एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था या फिर आपके पास एक्सपैंड कर रहा था, दोनों में से एक चीज जो है वो हो रही थी। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिकॉज इट वाज इवॉल्विंग, तो ये कहा जाता था कि आपके पास जो है वो कंप्यूटर साइंस, इसका स्कोप जो है वो ज्यादा है, यानी कि जो वर्केबल एरिया है वो ज्यादा है, वो एक्सपैंड हो रहा है, जिस वजह से आपको जो है वो नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बाकियों को आप कहा करते थे इसका स्कोप इतना नहीं है। स्कोप ना होने का मतलब क्या है कि इसका जो वर्केबल एरिया है वो आपके पास क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से इसके अंदर नौकरी मिलनी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो वही चीज जो है वो यहां पे आती है ऑन दी स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी का जो वर्केबल एरिया है उसको हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और ये जो है वो कोटक की डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो गया था, फिलिप कोटक की डेफिनेशन से, पीके की डेफिनेशन से। ठीक है, एक है एंड जो है वो ह्यूमन बीइंग एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आती है, आजकल जिसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपका एज एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस कैसा है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसी चीज को बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता था। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी नाम क्यों हट गया? बिकॉज आपका जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर नहीं होता है, उसके अंदर और भी कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछली क्लास के अंदर डिसीज की बात की थी कि आपके पास हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो है वो डिलीटेरियस माइक्रोब्स या फिर डिलीटेरियस जीन्स नहीं है। हेल्थ जो है वो आपके पास एक साइकोलॉजिकल बीइंग को भी रिप्रेजेंट करती है, एक इमोशनल बीइंग को रिप्रेजेंट करती है, एक स्पिरिचुअल बीइंग को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंट का फैक्टर आ जाता है, आपके आप पास जो है वो कल्चर का, साइकोलॉजी का फैक्टर आ जाता है, कल्चर का फैक्टर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को सोशो बायोलॉजिकल अप्रोच की वजह से जो है इसी को हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का नाम दे दिया। बेसिकली इसका जो वर्केबल एरिया है, इसके जो फर्दर नीश हैं वो एक्सपैंड हो गए थे। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन यू हैव द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी को और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को अलग रखा जाता था। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इट कनोट्स विद और इट वाज रिकॉग्नाइज्ड विद द सोशियोलॉजी। ठीक है, और आपके पास जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को एक नया नेसेंट ट्रेडिशन जो है वो माना जाता था। स्कोप और ब्रांचेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जब हमें लिखना होता है तो हम एज अ ब्रांचेस जो है वो इसको लिख लेते हैं, बाकी जो है वो फिजिकली जो प्रैक्टिकली इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रांचेस अगेन आपका वर्केबल एरिया ही रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपका वर्केबल एरिया ना होता तो वो ब्रांच बनती ही ना कभी। ठीक है, तो आपके पास जो है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। देन अगली जो आती है दैट इज द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। जिसके अंदर आप जो है वो एक इंटरसेक्शन स्टडी करते हो बिटवीन द कल्चर, सोसाइटी एंड लैंग्वेज। तीन चीजों के बीच में आप एक इंटरसेक्शन जो है वो यहां पे स्टडी करते हो। ठीक है, देन उसके बाद एक और ब्रांच आती है जो कि बड़ी ही रिसेंट ब्रांच है, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट ब्रांचेस, और जो एक डेवलपमेंट हुआ है ब्रांचेस का, या फिर जो स्कोप का डेवलपमेंट हुआ है वो इसी तरह से रहा है। दैट सबसे पहले बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आती है, फिर उसके बाद उसी के साथ साथ जो है सोशो कल्चरल का डोमेन जो है बढ़ता रहता है, लैंग्वेज आती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट इट इज द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ऑल्दो ये दोनों जो है वो लगभग कंटेम्परेरी रहते हैं, लगभग कंटेम्परेरी है। ठीक है, बट आपके पास क्योंकि कई मानते हैं, जैसे आपके पास जेम्स हंट हैं, उनका मानना था कि इसकी जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है
इसकी उत्पत्ति जो है वो आपके पास 16th सेंचुरी के अंदर हुई। ठीक है। और अगर हम प्लेटो की बात करें या फिर आपके पास एरिस्टोटल की बात करें, जो अगेन जेम्स हंट जो है वो बात करते हैं, तो उनका मानना था कि जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी का जो सबसे पहला उपयोग है वो इंसान के बायोलॉजिकल मेकअप को दिखाने के लिए हुआ था। ठीक है। तो इसको जो है वो सबसे पहली ब्रांच जो है इसलिए मान लिया जाता है। बाकी जो है वो उसके बाद सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इट स्टार्ट्स विद द एफर्ट्स ऑफ फ्रांज बोआ। फ्रांज बोआ के बाद उन्हीं के जो है वो शिष्य होते हैं, जिनका नाम जो है दैट इज एडवर्ड सापीर एंड वुफ। ठीक है, एडवर्ड सापीर आते हैं एंड देन उसके बाद बाकी जो है वो लोग आते हैं, सॉरी, बाकी जो है वो आपके पास लोग आते हैं एंड इवेंचुअली आपके पास जो है इसका डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। देन वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट इट इज द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट स्टार्टेड एज अ ब्रांच। जब हमने ये रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया कि आपके पास जो है वो हम अगर हमने कल्चर का एवोल्यूशन देखना है, क्योंकि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देख रहे थे, उसके साथ साथ आपको टूल्स मिल रहे हैं, और अगर आपको जो है वो कल्चर का एवोल्यूशन देखना है देन द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि कल्चर को स्टडी करना चाहते हैं, जो कि बायोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, उनको जो है दे मस्ट एस द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्कियोलॉजी। उनको जो है वो एक्सकेवेशन वगैरह करना आना चाहिए। ठीक है, उनको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट के अंदर हम किस तरह से चीज को एक्सकेवेट कर सकते हैं, सर्वेज वगैरह करने जो है वो उनको आने चाहिए। सो आपके पास इवेंचुअली जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो एज अ ब्रांच बन गई। ठीक है। सो इस तरह से जो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है वो वाइडन होता गया है, और अब जो है वो आपके पास स्कोप और भी ज्यादा वाइडन हो गया है, बिकॉज अगेन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 5वीं ब्रांच निकाल दी है, दैट इज द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है, और एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है, बिकॉज अलग अलग जब हम ब्रांचेस करेंगे तब आप इस चीज को देखेंगे दैट दिस सब्जेक्ट इट इज सेल्फ एक्सपेंडिंग। ये अपने अप्रोच को और अपने स्कोप को, अपने वर्केबल एरिया को खुद एक्सपैंड करता रहता है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है जी, कर दूं भाई इसको क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद बात आते हैं रिसर्च मेथड्स की। और ये जो रिसर्च मेथड्स हैं, यानी कि आपके पास जो है रिसर्च स्ट्रेटजीज हैं,
और ये जो रिसर्च स्ट्रेटजीज हैं, दीज आर दी ब्रेन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। रिसर्च स्ट्रेटजीज एक बार बाद में करेंगे, पहले जो है वो हम आप अपने हैंडआउट्स का रिसर्च स्ट्रेटजी बाद में किया जाएगा, ठीक है। पहले जो है वो आपके पास टाइम भी हो रहा है। पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं, आगे चल के आई थिंक इट इज ऑन दी पेज नंबर पेज नंबर 9। एंथ्रोपोलॉजी क्या साइंस के अंदर रखा जा सकता है या फिर आर्ट्स के अंदर रखा जा सकता है? उन पेज नंबर 9 देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एज कंपोजिट ऑफ आर्ट एंड साइंस। बस करें, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। Whether anthropology it is the humanities, or it is in the science. देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है ह्यूमैनिटीज और एक होती है साइंसेस। साइंसेस का अर्थ है कि आप ऑब्जर्व करोगे या फिर आप पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्व करोगे और एक थ्योरी जो है वो बना दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने विलेजेस के अंदर देखा, खास करके जो आपके पास कर्नाटका के अंदर जहां पे वो काम कर रहे थे, विलेजेस के अंदर देखा कि आपके पास जो है जो हायर कास्ट है। अब हायर कास्ट कौन होती हैं? जो ऊंची जातियां हैं। ऊंची जातियों का मतलब कौन है? जो द्विज वर्ण से बिलोंग करती हैं। द्विज वर्ण का मतलब क्या है? कि जो सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं, ठीक है। कि यानी कि वो लोग जो कि द्विज वर्ण से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इवेंचुअली काफी सारा जो है वो धन राशि का कम्युलेशन कर लिया है, पैसे का कम्युलेशन कर लिया है। उनका एक क्लाउड जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर भी बन चुका है, यानी कि वो जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेंट रहते हैं, ठीक है। उनकी विलेज के अंदर न्यूमेरिसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा है, नंबर्स भी उनका बहुत ज्यादा है। दे आर वेस्टर्नली एजुकेटेड, एजुकेशन का स्तर उनमें अच्छा है, जिस वजह से उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है वो मिल रही है। और इवेंचुअली इनकी वजह से वो जो एक ट्रेडिशनल हाई कास्ट हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उनके ऊपर भी वो डोमिनेंस जो है वो बना के रख रहे हैं। उनके ऊपर भी ये लोग जो है दबदबा बना के रख रहे हैं। तो ये जो है वो अपनी थ्योरी देते हैं। थ्योरी का नाम क्या आ जाता है? द डोमिनेंट कास्ट थ्योरी। ठीक है। तो बेसिकली किया क्या आपने? आपका ऑब्जर्वेशन था, आपने ऑब्जर्वेशन से क्या किया? डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। इस डेटा से आपने इस थ्योरी को बना दिया। दिस इज व्हाट साइंस डू। कि आप जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट से आपका हाइपोथेसिस सिद्ध हो जाता है, तो उस हाइपोथेसिस सिद्ध होने के बाद जो है वो आप एक थ्योरी बना देते हो, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो इस तरह से आपके पास काम करती है इन चीजों के ऊपर, ठीक है। तो
सोशियोलॉजी के अंदर जो ज्यादा मान्यताएं रहती है वो साइंस की रहती है, कि इस तरह से एक थ्योरी का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यहां है कि जब हम थ्योरीज को इतना ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि आपके पास जो है वो फील्ड वर्क अच्छे से नहीं किया जाता, या फिर फील्ड वर्क के अंदर जानबूझ के ऐसे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, लिया जाता है, जिसकी वजह से कि आपकी जो थ्योरी है वो बन सके। तो इसी के विपरीत जो है वो एक और आपके पास स्टैंस आता है ऑफ द नॉन पॉजिटिविज्म, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको साइंस की तरह से ना देखते हुए ह्यूमैनिटीज की तरह जो है वो देखा जाना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि आखिरकार आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है क्यों? जो साइंस का पक्ष रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, the Brahmins are Dwaj only, so they are dominant. Then why do you meant by why they dominate Brahmin? क्योंकि आपके पास जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस तरह से होते हैं सोसाइटी के अंदर। इस सवाल को जरा होल्ड पे रखिए, जब हम कास्ट सिस्टम करेंगे तब आपको जो है थोड़ा सा इसको समझ में आएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इंडिया के अंदर कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो चुकी है, यानी कि लोग जो है वो अपनी जाति के ऊपर एक दूसरे के साथ जो है संगठित होते हैं। ठीक है, वोट बेस जो है वो जाति के आधार के ऊपर कई बार जो है वो डाला जाता है, जिस वजह से आपके पास जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन या फिर एक कंटेंडिंग पार्टी जो है वो दोनों बन जाती हैं। जो आपके पास बाकी द्विज वर्ण हैं वो जो है वो द्विज वर्ण के साथ ही कंटेंट करते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये सारी चीजें जो देखी जाती हैं। एनी हाउ, जब हम पेपर सेकंड करेंगे तो इसको जो है अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। तो दिस इज द स्टैंड ऑफ द साइंस कि एक थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी को बनाना होगा आपको। ह्यूमैनिटीज कहती है कि आपके पास जो है वो आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने क्यों? क्या थ्योरी बनाने के लिए आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने हो, या फिर आप जो है वो आप नेटिव लोगों को, गरीब लोगों को, डिप्राइव्ड लोगों को उनका अधिकार देना चाहते हो? काम क्या है आपका यहां पे? ठीक है, सो ह्यूमैनिटीज जो है वो कहती है कि थ्योरी का बनना जरूरी नहीं है। क्या होता है कि थ्योरी के चक्कर में आप लोगों को एज अ सब्जेक्ट जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को सिर्फ एज अ डेटाबेस देखते हो, आप लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना बंद कर देते हो, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास लोगों के साथ एक जो कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो ह्यूमैनिटीज वाला जो स्टैंड है वो ये कहता है कि थ्योरी वगैरह को छोड़ो, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को डिस्क्राइब करना है। लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सिर्फ डिस्क्राइब करना है। थ्योरी के तरफ आपको जाना ही नहीं है। आप लोगों के अंदर रहिए। जैसे एक ट्रैवलर अपना ट्रैवलॉग लिखता है, जैसे आपके पास अपना एक राइटर अपना एक नॉवल लिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जो हैं वो आपको जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में बताती हैं। और जब आप एक मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आप पढ़ोगे तब आपको ये अंदर से एक जो क्या इमोशंस जो होते हैं या फिर अंदर से जो एक कनेक्ट होता है वो उठता है, और आप जो है वो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक्शन के मोड के अंदर जो है वो आते हो। तो ह्यूमैनिटीज का जो स्टैंड है वो ये कहता है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उसी तरह से काम करना चाहिए। आप थ्योरी बनाने में लग जाते हो, आप अपनी पीएचडी की डिग्री में लग जाते हो। ऑन दी अदर हैंड जो समाज है और जो समाज के अंदर जो सुधार आना चाहिए वो कभी भी नहीं आता है। आप जो डेली लाइफ की कंप्लेक्सिटीज हैं उनको आप साइडलाइन करते हो
और जो चीजें आपको चाहिए होती हैं सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को आप जो है एक्सट्रैक्ट करके आगे बढ़ जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है एक एकेडमिशियन के लिए। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटीज का स्टैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात करता है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को थ्योरी के लिए जाना ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक सोसाइटी को, एक कल्चर को डिस्क्राइब करना है, दैट इज इट। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ये कंटेंटिंग जो है वो नरेटिव चलता रहता है कि क्या हमें थ्योरी बनानी है या फिर हमें थ्योरी नहीं बनानी है। आजकल जो नरेटिव चल रहा है वो ह्यूमैनिटीज वाला ज्यादा है, जिस वजह से आपसे जो है वो यूपीएससी सवाल भी पूछता है एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी क्या होती है, फिनोमेनोलॉजी क्या होती है। आजकल जो है वो ह्यूमैनिटीज वाला स्टैंड यहाँ पे ज्यादा है। इसी वजह से जो डिग्रीज हैं वो भी आपके पास जो है वो एमए की डिग्री दी जाती है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को रखा गया है। ठीक है, सिर्फ आपके पास बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएससी की डिग्री देती है। ठीक है, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि काफी पुरानी है तो वो आ जाती है, वो एमएससी की डिग्री देती है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, बिकॉज ये रिसेंट कोर्स इसके अंदर लगा चालू हुआ था, तो इसके अंदर जो है वो एमए की डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है यहाँ पे। सो दिस इज अ कंटेंडिंग स्टैंड।